आज हम आपको जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं, जो आपके अपने छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का, परीक्षा का, उसके आधार पर प्रश्न पत्र को सॉल्व करके बताएंगे। और आपको इससे बहुत सुविधा होगी कि किस तरह से बोर्ड के आंसर को अपन उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जो ये दिए गए होंगे आपके उसमें, कि कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन हैं, 1 से 5 तक 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 5 से फिर 6 से 10 तक 2 नंबर के प्रश्न रहते हैं। उसके बाद 3 नंबर के प्रश्न रहते हैं। एक 4 नंबर का वैल्यू बेस्ड प्रश्न रहेगा, और एक रहेगा, हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे ये निर्देश दिए हैं। समय 3 घंटे है। रसायन शास्त्र, इसका कोड है 202, और 70 नंबर का ये प्रश्न पत्र है। इसमें 1 से लेके 5 तक 1 नंबर के क्वेश्चन है। इसका उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना होता है। इससे ज्यादा लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। प्रश्न 6 से लेके 10 तक 2 अंक है। इसकी शब्द सीमा 30 शब्द है। इससे अगर थोड़ा बहुत कम होता है तो चल जाएगा, पर पूरा आंसर आ जाना चाहिए। पर ज्यादा लेंदी आंसर या लंबे इसके उत्तर नहीं लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11 से 22 तक 3 अंक के हैं, और इसकी शब्द सीमा 50 शब्द है। पर यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें इतने शब्द नहीं बनते हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अपन प्रश्न का देख लेंगे कि क्या पूछा गया है, उसके अनुसार उसके आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें, प्रश्न क्रमांक 23 पर 4 अंक हैं, और इसकी शब्द सीमा है 70। ये 4 अंक का जो क्वेश्चन है, इसको अपन अपने पर्यावरण के, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो उस बेस पे इसको अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे पहुंचेंगे अपन 24 से 26 प्रश्न तक, तो 5 अंक हैं, और शब्द सीमा इसमें दी है 100। और इन सभी प्रश्नों में आपको चॉइस मिलेगी, मतलब अथवा इसमें मिलेंगे। तो 24 में, 25 में, 26 में 3 प्रश्न है, तो आपको 6 प्रश्न दिखाई देंगे। उसमें से कोई 3 प्रश्न जो आपको सरल लगते हैं वो बना लेना है। तो इसमें आपको एक ध्यान और रखना है कि इस समय डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि कौन से वाले अथवा में, कौन से वाले प्रश्न के उत्तर में हमें ज्यादा अंक मिलने की संभावना है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। ये हम लोग चाहते हैं कि जब भी आप बैठें तो हमारी शुभकामनाएं पूरे सचदेवा पीटी कॉलेज की फैकल्टी की तरफ से आपको हमेशा रहेंगी, और आप बहुत ध्यान से इसके आंसर लिखें। उसको शुरू से कर लेता हूँ। हेलो। तो यहाँ पे SN2 के लिए अपन ने ये एग्जाम्पल देखा था, हेलो मीथेन। अब इसमें अपन क्या करते हैं, एक नया नाभिक स्नेही, जिसको बोलते हैं अपन OH नेगेटिव, इसका अटैक होता है, और ये इस तरह से अरेंज होता है। ठीक है, ये आके इसमें जुड़ेगा OH, और यहाँ पे 1 2 3 ये X हो गया, और यहाँ पे ये अटैक कर रहा है OH। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ये इंटरमीडिएट है। ठीक है,
और ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस है, ये धीमी प्रोसेस है, इसको बोलते हैं स्लो। इसके बाद क्या होता है आपने पढ़ा है, ये हाइड्रोजन इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, 1 2 3, और ये बन जाता है मीथेनॉल प्लस हैलोजन आयन। ठीक है। अब यहाँ पे अपन अभिक्रिया की दर को कैसे लिखते हैं, अभिक्रिया की दर बराबर के, और यहाँ CH3X और ये OH आयन। तो दो अभिकारक पे डिपेंड करता है, इसलिए SN2 हो गया ये। पर यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे, वो देखिए, साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल। तो साइक्लोहेक्सिल आपको इसमें लगाना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे आप एक साइक्लो ग्रुप अटैच कर देंगे। सिंपल वे में देखो किस तरह से। अब मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूं एक जगह, तो वो देख लें आप, ये यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूं, ये हो गया। तो एक यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्सिल, ये वाला ग्रुप हो गया। इससे अपन को क्या करना है, एक तरफ एक हाइड्रोजन, दूसरी तरफ दूसरे हाइड्रोजन। तो मैं एक अलग से यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम इस पूरे की जगह बना के एक्सप्लेन करता हूँ। ये अपन ने इसको हटाया और इसकी जगह अपन ने लिया साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल। तो ये देखिए, ये X, ये H और ये H। ठीक है, एक दो और एक ये ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे एक H कम हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल, अब ये अपन को बनाना है। तो यहाँ पे अपन उसको ड्रॉ कर लो, इस जगह पे, ये पूरी जगह पे आप इसको ड्रॉ कर लो। ये हो गया साइक्लो, यहाँ पे OH, 1 2 3, और एक ये हो गया 4, साइक्लोहेक्सिल मीथेनॉल। अब ये यहाँ पे देखिए, ये मैथिल हैलाइड है और ये एक साइक्लो ग्रुप है, ये एक H हो गया, ये एक H हो गया। तो अपन ने एक हाइड्रोजन की जगह कौन सा ग्रुप अटैच किया है, साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया। अब ये अभिक्रिया हुई, तो अपन एक जगह यहाँ पे कोई से भी एक हाइड्रोजन पे इसको हटा दो यहां से, ये हाइड्रोजन हटाया अपन ने यहाँ से,
और यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच कर दिया? ये वाला ग्रुप अटैच कर दिया। ये देखिए, अब ये पूरी तरह से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जहां पे आपने हैलोजन लिया है, इसके अपोजिट साइड में, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। इसको रीअरेंज कर दो आप। ये हो गया OH, ये हो गया हाइड्रोजन, इधर भी हो गया हाइड्रोजन, और ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप इस तरफ आ गया। ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप आ गया। तो अब यहाँ पे जो मैथिल हैलाइड लिखा हुआ है, ये मैथिल हैलाइड को यहां से अपन हटा देते हैं, और इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे? इस पूरे की जगह अपन क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्साइल ग्रुप एक उसमें, तो ये हो गया सी, ये साइक्लोहेक्साइल एक्स, और दूसरी जगह क्या हो गया? ये OH आए। तो अभिक्रिया की दर K बराबर साइक्लोहेक्साइल, ये वाला ग्रुप हो गया, और दूसरा अभिकारक ये हो गया OH नेगेटिव आयन। और ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है SN2, क्योंकि स्लो प्रोसेस में दो अभिकारक के ऊपर सांद्रता पर यह डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको। इसकी वजह से एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह आप क्या अटैच करेंगे? मिथाइल ग्रुप में कौन सा ग्रुप अटैच करेंगे? साइक्लोहेक्साइल। इसका नाम है साइक्लोहेक्साइल। और ये बन गया साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल। ये साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल ये ग्रुप बन गया। तो आपको मिथाइल ग्रुप को लेके अपने दिमाग में रख के एक हाइड्रोजन की जगह ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से इसका आंसर थोड़ा सा, ये जो प्रश्न 4 जो 1 नंबर का होना चाहिए था, उसके हिसाब से ये थोड़ा सा लेंदी है। आपको पूरे एक स्टेप में इसको शो करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब आते हैं, ये सीधा सा एक वर्ड का क्वेश्चन है। मोहन के मसूड़ों से रक्त स्राव हो रहा है, यह बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन सी इसका आंसर है। ये सीधा सीधा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है? तो इसमें बहुत सारे विटामिन हैं। तो अगर खून का थक्का जमना है तो विटामिन के है। रिकेट्स, बेरी बेरी अगर हो जाती हैं ये बीमारियां, तो इसके लिए विटामिन की जो सीरीज है उसको आप याद रखें। ठीक है? चलिए अब आते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे बताया गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये बताया है कि प्रयोगशाला कार्य के लिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा के अनुसार 68% नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन बनाने में उपयोग किया। यदि विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम पर लीटर है, तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी? तो आपको इसका सूत्र मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मोलैरिटी है उसको ध्यान से देखेंगे तो उससे ये आपको बहुत आसान लगेगा। तो पहले अपन को इसका सूत्र लिख लेना है।
ठीक है, तो पहला नंबर, फिर उसके बाद इसको इसमें अपन डाल देंगे। तो मोलैरिटी यहां पे आ जाएगा इसका अणुभार। तो इसको अपन क्या करेंगे, दी गई मात्रा या द्रव्यमान, ये ग्राम में दिया गया है, यहां पे लिखेंगे अणुभार या मॉलिक्यूलर मास, अणुभार गुणित 1000, ये मिलीग्राम में दिया गया है, बटे एक ग्राम में, 1000 ग्राम बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, मात्रा बटे अणुभार गुणित 1000 बटे विलियन का आयतन, क्योंकि अपन को क्या निकालना है, मोलरता निकालना है। तो 68%, तो 68% मतलब 68 ग्राम नाइट्रिक अम्ल 100 ग्राम विलियन में घुला है, इसका ये मतलब हुआ। 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है, कितने ग्राम, 68 ग्राम नाइट्रिक अम्ल। तो उसका अणुभार 63, ये 68 ग्राम हो गया, ये हो गया 1000, ये फॉर्मूले से। अब यहाँ पे ये क्या दिया है, इसकी मात्रा दी है और घनत्व दिया गया है, ये ध्यान रखिए। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि 100 ग्राम, तो यहाँ पे क्या अपन लिखते हैं, घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन, ये रहता है, मात्रा बटे आयतन। तो आयतन निकाल लो, वॉल्यूम, आयतन बराबर विलियन की, ये सब विलियन का है ना, विलियन की मात्रा कितनी दी है, 100, और घनत्व विलियन का कितना दिया है, 1.504। तो ये आ गया आयतन। अब इस पूरे को, ये विलियन की मात्रा है, ये विलियन का घनत्व है, और ये आयतन, तो ये हो गया, इसको उठा के अपन यहाँ पे रख देंगे। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे रख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया, इतनी इसकी मोलरता, 6.233 मोलरता, ये इसका। तो आपको पहला ये करना है कि ये सूत्र को लिख लेना है, ये नंबर 1 रहेगा, और फिर दूसरा घनत्व बराबर ये दूसरा रहेगा, और उसके बाद आयतन जो निकलेगा उसको उठा के यहाँ पे विलियन का आयतन में इसको रख देना है। तो ये नंबर आपका हो जाएगा तीसरा। मोलरता, घनत्व, फिर आयतन निकल गया, उसको यहाँ पे रख दिया, और ये जब रख के इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूले में, पर बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं। 68%, 100 ग्राम विलियन में 68 ग्राम नाइट्रिक अम्ल घुला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं अब अपन। अब आगे चलते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ इसको सॉल्व करके दिया है, पर इसके पहले आपको सूत्र लिखना है जो अभी मैंने बताया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको ग्राफ दिया गया है, और इस ग्राफ को देख के बताना है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए और वक्र की ढाल क्या होगी। तो यहाँ पे ये ln है, नेचुरल लॉग, ये रिएक्टेंट है,
और इधर पे टाइम दिया है सेकंड में। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है समय के साथ। तो जैसे ही अपना ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये डिक्रीज होता जाता है, कम होता है। सांद्रता सांद्रता कम होती जाती है। तो सांद्रता जब कम होगी तो अपने को दिया गया है कि समय के अनुसार अगर ये कम हो रहा है तो इसका नेचुरल लॉग ये हाईएस्ट वैल्यू है, फिर ये ग्रेजुअली कम हो रहा है। तो इसमें जो इस तरह का जो ग्राफ बनता है, ग्रेजुअली एक जैसा सीधी लाइन बनती है, ये किसको दर्शाती है? ये दर्शाती है ये दर्शाती है फर्स्ट ऑर्डर को, प्रथम अभिक्रिया की कोटि को ये दर्शाती है। अब यहाँ पे वक्र की ढाल क्या होगी? तो वक्र की ढाल जो है, ये यहाँ पे मैंने थोड़े से कुछ और आंसर भी लिख दिए हैं। एक ये बताना है और एक ये बताना है, दो चीजें पूछी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका यूनिट है, यूनिट बोलेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा? पर सेकंड। क्यों पर सेकंड आएगा? क्योंकि यह अभिक्रिया की जो कोटि है वो प्रथम है, तो उसकी इकाई क्या होती है? पर सेकंड। और स्लोप, ग्रेजुअली जो स्लोप है वो माइनस में जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? -k। उसके नीचे आते हैं तो k का मान अगर आपको निकालना है तो पॉइंट, तो यहाँ पे k का मान जो होगा 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। इसको इस तरह से लिखना है अपन को। यहाँ पे इसको कैसे लिखना है? 0.693 बाय टी हाफ। पर यहाँ पे क्या पूछा गया है? एक ऑर्डर पूछा गया है और स्लोप पूछा गया है। पर ये दो एक्स्ट्रा आप नोट करके रखें। ठीक है। तो 2 नंबर का था, एक नंबर फर्स्ट ऑर्डर लिखने में और दूसरा नंबर -k लिखने में। बहुत छोटा सा प्रश्न था ये। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं अपन। पर ये पूछ सकते हैं इसलिए और भी अपन ने वहां पे। हाँ, प्रश्न क्रमांक 8, कारण बताना है आपको। फॉस्फीन की तुलना में अमोनिया अधिक क्षारी है। तो यहाँ पे जो क्षारीयता है वो जो इसके ऊपर एकल बंध रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। और अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो साइज है, त्रिज्याएं हैं, वो अगर कम है तो उसकी क्षारीयता ज्यादा बढ़ जाती है। कारण, जब वो छोटे साइज के होते हैं तो उनमें जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से दूसरे को डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी क्षारीयता ज्यादा है क्योंकि स्मॉल साइज है नाइट्रोजन की, किसकी अपेक्षा? फास्फोरस की अपेक्षा। ये आपको एक बताना है। दूसरा, जो शुद्ध हैलोजन की तुलना में अंतर हैलोजन अधिक क्रियाशील होते हैं। तो इसके लिए जो आंसर है कि इनका विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग होने से इनके बीच का जो बंध होता है वो पोलर होता है, ध्रुवी होता है। इसलिए इनको आसानी से ब्रेक या तोड़ा जा सकता है, इनका आसानी से टूट जाते हैं क्योंकि इनमें एक ध्रुवी प्रवृत्ति होती है। जो बंध होता है, सहसंयोजी बंध, वो ध्रुवी नेचर का होता है।
और Cl2 या I2 जिसको बोलेंगे शुद्ध हैलोजन, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इनकी विद्युत ऋणात्मकता दोनों क्लोरीन की एक जैसी है, इसलिए ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर क्रियाशीलता में कब होते हैं? क्योंकि वो एक न्यूट्रल या उदासीन दोनों इलेक्ट्रॉन बीचों बीच रहते हैं। यहाँ पे जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उसके ऊपर माइनस आ जाता है। जैसे इसको मैं समझा दूं आपको, यहाँ पे ICl अगर ऐसा लेते हैं तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये ध्रुवी हो गया, तो ये आसानी से ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पे ये दोनों तरफ Cl है, तो कोई भी आवेश या ध्रुवी, तो ये कौन से हो गए? नॉन पोलर हो गए, और ये हो गए पोलर। तो पोलर प्रवृत्ति होने से आसानी से ये क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील का मतलब है कि आसानी से टूट के दूसरे से अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम अपन। तो आपको ये बता देना है, इसके बाद आ जाओ आप प्रश्न 9 में। यहाँ पे देखिए, ये ब्रोमो इथेन दिया गया है, ब्रोमो। अब इस पे अगर केसीएन की अभिक्रिया करते हैं तो ये Br को पहचानता है, और Br को रिप्लेस करके ये क्या लगा देगा यहाँ पे? CN, साइनो ग्रुप हो गया। तो इसका नाम क्या है? प्रोपेन नाइट्राइल। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, ये नाइट्राइल है। तो KCN से KBr अलग हो गया, KBr अलग हो गया, तो एक की जगह आप क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CN। अब ये इसका रिडक्शन है, आप चयन किया है किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इससे हाइड्रोजन मिलेगा, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? ये तो रहेगा। और यहाँ पे ये जो C है, ये CH2, और उसके बाद ये N है, ये अमीन्स में चेंज हो जाएगा। ये देखो, ये अमीन्स में। तो ये अब क्या बन गया? 1 2 3 कार्बन और NH2, प्रोपेना अमीन। ये हो गया प्रोपेना अमीन। तो इसके नीचे आपको लिखना है, इसका नाम लिख दो। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। ये क्या हो गया? प्रोपेन नाइट्राइल। और ये क्या हो गया? प्रोपेना। तो यहाँ पे देखो एक कार्बन बढ़ गया, इसकी वजह से एक कार्बन यहाँ पे बढ़ गया, इसलिए 2 कार्बन वाले हैलाइड से 3 कार्बन एट वाला अमीन्स बन गया, 3 कार्बन वाला अमीन। ठीक है, तो एक नंबर इसमें है, एक नंबर इसमें है। चलिए नेक्स्ट, सिंपल अभिक्रिया पे बेस्ड है ये। ये भी देखो एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिया है CH3 CO NH2 Br2 KOH और अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन ये वाला कम हो जाता है, क्योंकि ये जो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया है, निम्नीकरण इसको बोलते हैं। तो ये पूरा कार्बन, ये CO ये रिमूव हो जाता है, और ये बन जाता है क्या? K2CO3 KBr H2O। तो आपको क्या करना है, यहाँ जितने कार्बन दिख रहे हैं उसमें ये वाला एक कार्बन कम करके अमीन्स बना देना है। तो ये है इथेनामाइड, और ये बन गया मीथेनामीन। तो एक कार्बन कम हो गया इसमें। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसी नाम से इसको पूछा जाता है। कभी भी देखेंगे तो इसी नाम से यह अभिक्रिया पूछी जाती है। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 11।
अब ये यहाँ पे 3 नंबर वाले शुरू होते हैं प्रश्न। राउल्ट का नियम दीजिए। आदर्श व्यवहार दर्शाने वाले विलयन के लिए आवश्यक परिस्थितियां लिखें। तो यहाँ पे अब आपको 3 नंबर के हिसाब से प्रश्न लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे, राउल्ट का नियम लिक्विड लिक्विड के लिए भी होता है और सॉलिड लिक्विड के लिए भी होता है। तो इसमें से कोई भी आप लिखते हैं तो वो गलत नहीं होगा। तो विलियन क्योंकि उन्होंने क्लियर नहीं किया है, तो अगर दोनों वाष्पशील हैं अवयव, तो इनका आंशिक दाब उनके मोल अंश के समानुपाती होता है। अवयव 1 वाष्पशील है, अवयव 2 भी वाष्पशील है, तो इसका अवयव 2 का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यही लिखना है आपको। अब यहाँ पे अगर जैसे सॉलिड को, नमक को अपन घोल रहे हैं पानी में, तो ये अवाष्पशील है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सॉलिड है वो लिक्विड में घोल रहे हैं, तो किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब इसके मूल अंश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो P1 है ये आंशिक दाब है इस विलायक का विलयन में, और ये उसका मोल अंश है, तो इसके समानुपाती होता है। तो P1 बराबर P1 नॉट इंटू X1। ये, तो यहां पे अब आपको क्या करना है, यहां पे इसको आप लिख लें, इसको समानुपाती होता है। और ये आप, ये समझाने के लिए है कि इसको भी आप लिख सकते हैं, पर ये मेंशन करना पड़ता है वहां पे कि दोनों लिक्विड हैं और दोनों ही वाष्पशील है तब। और यहाँ पे क्या होगा, ये अवाष्पशील विलेय है और वाष्पशील विलायक है। तो राउल्ट का नियम, आप इसको जनरल जो लिखा जाता है सामान्य रूप से, इसको लिखा जाता है। ठीक है, बाकी दोनों में ही लगेगा। अब अपन आते हैं आदर्श व्यवहार दर्शाने वाले विलयन की आवश्यक परिस्थितियां। तो इसको अब देख लेते हैं कौन कौन सी 3 परिस्थिति 4 परिस्थिति हैं, कौन कौन सी हैं। कि राउल्ट के नियम का पालन करना है, ये जरूर लिख दें। दूसरा, जो अवयव ए के बीच में आकर्षण बल है और जो अवयव बी के बीच में आकर्षण बल है, तो जब विलयन बन जाता है और ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल का जो स्ट्रेंथ होती है, जो बल होता है, वो इनके बराबर होना चाहिए, अवयव के, दोनों अवयव के और विलयन में उपस्थित दोनों अवयव के बीच का आकर्षण बल। तो एक ये चीज, तो लिक्विड जो पहले ऊपर बताया था उसी तरह से ये आदर्श विलयन में ये दोनों वाष्पशील अवयव हैं। इसके बाद ये देखना है कि दोनों जो लिक्विड हैं, यहाँ पे एक चीज और मैं मेंशन कर दूं कि ये जो आ रहा है लिक्विड इन लिक्विड, जब दोनों को मिक्स किया जाता है तो उस समय जो एंथैल्पी होती है उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है। तो डेल्टा मिक्सिंग एंथैल्पी, मिक्स होने के बाद जो एंथैल्पी में परिवर्तन है वो भी नहीं होना चाहिए। ये, उसके बाद ये देखो कि दोनों अवयवों को जब मिलाया जाता है तो आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर मैंने ए को लिया 10 ml
Bb को लिया 10 ml, तो ये जो वॉल्यूम है ये 20 ml ही होना चाहिए, ना 20.1 ना 19.9। ठीक है, तो मिक्स होने के बाद आयतन में परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0। आयतन में परिवर्तन, तो 10 ml लिया अवयव ए, 10 ml लिया अवयव बी, तो जब ए बी बना तो वो 20 ml होना चाहिए। ठीक है, 20.1 भी नहीं होना चाहिए और 19.99 भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। ये किसके लिए है? लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड। और इसके लिए जो अपन ने देखा था ऊपर, जब दोनों वाष्पशील हैं तो उनके लिए ये P1 P2 आंशिक दाब है, P1 नॉट P2 नॉट अवयव का शुद्ध दाब हो गया ये, और X1 X2 क्या हो गया? अवयव के मोल अंश हो गए। चलिए नेक्स्ट, पानी पिला देना था। अब प्रश्न 12 में ये एक सवाल है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 80 पर सेकंड है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/18वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा? तो जब ये प्रथम कोटि की बोलेंगे तो आपको ये सूत्र तो लिख ही लेना है। ये सूत्र लिखने के बाद अब इसको क्या निकालना है? कितना समय, है ना? ये कितना समय, मतलब अपन को क्या निकालना है? टी। कितना समय लगेगा टी निकालना है, तो ये टी के लिए अपन ने इसको रीअरेंज कर लिया। ओके, अब इसमें मान रखेंगे, तो ये तो है के का मान दिया गया है, वेग स्थिरांक दिया गया है, तो 80 और सेकंड ये यहां से लिख दिया आपने। ये लिख दिया है यहां से। ठीक है, और इनिशियल में अपन इसको 1 मान रहे हैं, और फिर कितना बच जाता है? सांद्रता 1/18वां भाग रह जाता है, तो 1/18वां भाग नीचे लिख दिया, तो ये log 18 का मान अपन को लॉग टेबल से मिल जाएगा। उसको सीधा सीधा यहाँ पे मान रख देंगे, तो ये यहाँ पे इसका मान रख दिया। उसके बाद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसको लिख सकते हैं अपन, तो ये सीधा सीधा आ गया। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सीधा आपको मान रख देना है और उसके बाद सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 13 में आते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या प्रेक्षण होंगे जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी सॉल में से गमन करता है? तो उसको क्या बोलते हैं? कैंडल प्रभाव। जल योजित फेरिक ऑक्साइड का सॉल में NaCl विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, तो फेरिक ऑक्साइड में NaCl विद्युत अपघट्य मिलाने से, विद्युत, हाँ, अपघट्य मिलाने से क्या हो जाता है? कोआगुलेशन, कोआगुलेशन हो जाता है। और कोलाइडल सॉल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो अपोजिट आयन है, जैसे धन आयन है कैथोड की ओर जाके इकट्ठे हो जाएंगे, और जो ऋण आयन है वो एनोड की ओर जाके इकट्ठे हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। धन आयन, धन आयन कैथोड पे
गमन करते हैं और ऋण आयन आयन एनोड पे गमन करते हैं और वहां जो इकट्ठे होते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। तो स्कंदन एक देखना है, टेंडल प्रभाव, स्कंदन लिखना है और इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये वर्ड आना चाहिए। बाकी जो भी आपको लिखना है उसको लिखते रहें। ये समझ में आया बच्चों? अब अपन आगे चलते हैं। तो दूसरे प्रश्न में जाएंगे। अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में निम्न में प्रत्येक की भूमिका को समझाइए। निकल के निष्कर्षण में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल जो ग्रुप होता है ना, इसको अपन कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में जब निकल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो NiCO4 वाष्पशील संकुल बनाता है जिसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। फिर 220 से 250 डिग्री तक गर्म करके शुद्ध Na प्राप्त करते हैं। तो निकल के डिस्कशन में आपको ये चीज लिखना है, वाष्पशील संकुल बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर के निष्कर्षण में जिंक का रोल। तो जिंक CN4 टू नेगेटिव आयन ये एक संकुल बनाता है, बनाकर शुद्ध Ag प्राप्त हो जाती है। अशुद्धि किसके साथ रह जाएगी? जिंक के संकुल के साथ रह जाएगी। इसका IUPAC नाम भी आगे लिख सकते हैं, टेट्रा कार्बोनिल निकल, और इसका लिखेंगे टेट्रा साइनिडो जिंकेट। संकुल आयन बनाकर शुद्ध Ag प्राप्त की जाती है। कॉपर के निष्कर्षण में सिलिका का रोल क्या है? तो कॉपर के निष्कर्षण में जो आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि होती है उसको दूर करने के लिए SiO2 का प्रयोग करते हैं, जो कि क्या बनाता है? आयरन के अशुद्धि के साथ मिलके FeSiO3 स्लैग या धातुमल बना के पृथक हो जाता है। तो कॉपर में जो आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि है इसको दूर करने के लिए सिलिका को मिलाया जाता है। तो इसको बोलते हैं फ्लक्स, इसीलिए SiO2 कहलाता है फ्लक्स। तो ये आपको इसमें बता देना है, यही पूछा है इसमें। चाहे तो एक समीकरण नीचे लिख सकते हैं, FeO प्लस SiO2 FeSiO3, ये वाला। तो ये अशुद्धि हो गई और ये हो गया फ्लक्स। जो अपन अशुद्धि दूर करने के लिए केमिकल मिलाते हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स। और ये क्या बन गया? स्लैग। ये यहां लिखा है स्लैग, इसको बोलते हैं धातुमल। ठीक है। तो ये सिंपल है। चलिए नेक्स्ट। ये आ गया, इसको हटा सकते हैं। अब अपन आते हैं, हाँ, ये यहाँ पे निम्नलिखित की संरचना बनाना है। XeF4 H2S2O7 ओलियम और ClF3। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डायग्राम बना के बता दे रहा हूं आपको। तो XeF4, तो यहाँ पे Xe 1 2 3 4, यहाँ पे एक लोन पेयर है और यहाँ भी एक लोन पेयर है। ठीक है। ये हो गया इसका वर्गाकार।
स्क्वायर प्लानर। अब यहाँ पे ये ओलियम है, तो ओलियम को मैंने बताया था कि दोनों सल्फर के बीच में ऑक्सीजन लेना है। दो सल्फर है और उनके बीच में ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। सेम यहाँ पे भी, और ये ओ एच। ये संरचना हो गई ओलियम की। H2, S2, और ये 3 और 3 6 और 1 ये 7, ये ओलियम। और तीसरा है ClF3। तो यहाँ पे ये Cl ये टी शेप में रहता है, 1 2 3। और यहाँ पे ये दो लोन पेयर, और इसका ये रहेगा टी शेप। तो सिर्फ आपको संरचना ही दिखाना है यहाँ पे बना के। जैसी संरचना आप दिखाएंगे तो ये एक एक नंबर का आपका प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ डायग्राम आपको शो करना है, तो ये निम्न की संरचनाएं बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये बना लेना। इसमें भी दो लोन पेयर आते हैं और चार कोने पे 4F, दो सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन, और वहां पे एक क्लोरीन से 3 फ्लोरीन एटम जुड़े हैं, और दो ये लोन पेयर है यहाँ पे। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये तीनों की संरचना मैंने एक ही जगह बना के बता दी है आपको, वो वहां से नोट कर लेना। प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए निम्नलिखित में उप सहसंयोजक यौगिकों की भूमिका की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो ये थोड़ा सा जैव प्रणाली पे आपको लिखना है, औषध और रसायन पे लिखना है, और एनालिटिकल जो केमिस्ट्री होती है उसमें कौन कौन से उप सहसंयोजक यौगिक हैं उनके नाम लिखना है और उनकी उपयोगिता बतानी है। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख दिया हूँ। बायोलॉजिकल सिस्टम में जो होता है, विटामिन B12 है, हीमोग्लोबिन है, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, क्लोरोफिल प्लांट में होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। ये सब जैविक या बायोलॉजिकल सिस्टम में उपयोग होने वाले सहसंयोजी यौगिक हैं। ये सहसंयोजी यौगिक है। तो इनकी उपयोगिता बताना है, तो थोड़ी सी क्लोरोफिल की बता देंगे, हीमोग्लोबिन की बताएंगे, विटामिन B12। औषध रसायन में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत सारे सहसंयोजी यौगिक हैं, जिसमें सिस्प्लेटिन है, बैडोटी बैडोटीटेन है। ये सब बहुत सारे औषध रसायन में जितने भी आप दवाइयों के नाम लिखेंगे, पैरासिटामोल लिखें या फिर आप क्रोसिन लिखें या कोई सी भी मेडिसिन लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन में उप संयोजन मतलब कोऑर्डिनेशन वाले जो कंपाउंड बनते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये सब में उप संयोजक यौगिक। एनालिटिकल केमिस्ट्री में अपन देखते हैं EDTA है, टॉलेंस रिएजेंट है, बहुत सारे आपको इंडिकेटर जो रहते हैं, इंडिकेटर भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, मैथिल ऑरेंज है, कुछ सिंपल है, फिनोप्थलीन है, ये EDTA ये हार्डनेस के लिए उपयोगी होता है। तो ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसमें विश्लेषण करते हैं अपन, बहुत से आयन का विश्लेषण करते हैं, क्रियात्मक समूह का विश्लेषण करते हैं, उनके लिए उपयोग में आते हैं। तो इसमें बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर भी यूज होते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल डिस्क्रिप्टिव उस फॉर्म में मालूम होना चाहिए। तो आपके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और इसको थोड़ा एलोबोरेट करके आप इसको समझा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो इसमें तो अभिक्रियाएं दी हैं, इसको पूरा करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये CH3 होल थ्राइस CBr KOH
इथेनॉल और हीट किया तो यहाँ पे ये बनेगा एल्कीन। ये थोड़ा सा इधर गलत प्रिंट हो गया है, इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। ये यहाँ पे ना होके इस पे आएगा CH3। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा क्या, 1 2 3 2 मैथिल प्रोपीन। इसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 मैथिल प्रोपीन। टू, तो यहाँ पे ये वाला इसको अलग कर देंगे और ये CH3 को सेंटर से जोड़ेंगे, तो अब इसका नाम क्या हो गया, टू टू मैथिल प्रोपीन। दूसरा है C6H5ONA और C2H5Cl। तो यहाँ पे ये बन जाएगा ईथर, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन और NaCl। तीसरी ये वाली अभिक्रिया है, HBr है और पेरोक्साइड दे दिया है, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, जिसमें जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे नेगेटिव पार्ट आएगा। तो यहाँ पे देखो Br आ रहा है कहाँ पे, ये ये Br यहाँ पे आया, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 2 3 4। तो यहाँ पे अटैच कर देंगे और H को उसके साइड में, ये यहाँ पे आपको लिखना चाहिए मुख्य उत्पाद। और दूसरा वाला अगर Br यहाँ पे अगर आप अटैच करते हैं तो उसको निम्न उत्पाद बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट। पर इसमें आपको सिर्फ एक ही ये ध्यान रखना है कि जो मुख्य उत्पाद है उसको हाईलाइट करना चाहिए। 80% ये बनता है। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट उसमें चलते हैं। इसको सुधार लेंगे जो मैंने बताया यहाँ पे, ये वाला पार्ट इसको यहाँ से अटैच करना है। ठीक है, तो करेक्शन एक कर, ये वाला मैंने कर दिया है। एक मिनट, इसको ऑफ करो। नेक्स्ट में चलते हैं अब अपन। अब आते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 18 में, निम्न अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम बताना है। तो यहाँ पे प्राथमिक अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो वाष्पीकरण किया जाता है, तो उसके लिए जो अभिकर्मक है, तो प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम बताइए। तो KMnO4 और तनु H2SO4, इसकी उपस्थिति में प्राथमिक अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ दिया है प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम बताएं, इसलिए नाम लिखे अपन ने। दूसरा क्या है, दूसरा है फिनॉल का 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में ब्रोमीनन करने के लिए कौन सा अभिकर्मक है। तो जलीय Br2, ब्रोमीन वाटर इसको लिखा जाता है, Br2 जलीय, इसको हाईलाइट करेंगे आप। ठीक है, इसको हाईलाइट करना चाहिए। ये दिख रहा है ना आपको, ये अपन ने इसका सिर्फ अभिकर्मक का नाम लिखा है। इसके बाद चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू ऑल, ओन से ऑल बनाना है, ये ओन है और इससे ऑल बनाना है। ये यहाँ भी थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है, ये यहाँ पे OH, हाँ तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है। ये जो OH है ये यहाँ पे आएगा और ये H इससे अटैच होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको। तो CH3CHOH CH2OH, तो ये क्या हो गया, ये आपने यहाँ पे आपने देखा कि जब ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू ऑल बनाते हैं, तो इसके लिए अपन को क्या लेना है, यहाँ पे हाइड्रोजन और निकल ले सकते हैं, ये नहीं मिलता है
तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, ये भी नहीं मिलता है तो NaBH4। ये चार में से कोई भी एक आप लिखेंगे तो करेक्ट होगा। हाइड्रोजन और निकल, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर NaBH4, या अथवा में है तो कोई भी एक। और ये मैंने करेक्शन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने नीचे आंसर लिखा है, अभिकारक के नाम लिखना है तो H2 + Ni, ये नहीं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर NaBH4, कोई भी एक आपको लिख के आना है। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने पॉलीथीन बैग, तो ये भी एक देखो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन टाइप का हो गया ये। यहाँ पे हमें पॉलीथीन पे क्यों प्रबंधित करना चाहिए, क्योंकि उसमें जैव निम्नीकृत बैग का उपयोग करते हैं और वे किन मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। पॉलीथीन बैग पतले और रंगीन क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उसका दोबारा भी उपयोग ना किया जाए। और पॉलीथीन का एक एक लक्ष्य क्या है, और यह क्या क्या यह समबहुलक या सहबहुलक है। तो यहाँ पे देखो, पॉलीथीन, ये शीन लिख दिया, पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जो व्यक्ति जैव निम्नीकृत बैग का उपयोग करते हैं वे समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझते हैं। एक जनरल जो आपका कॉमन जो समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है, जैसे विषैली चीजें या प्लास्टिक कांच को अपने आसपास जमा ना होने दें, इससे पूरा पर्यावरण खराब होता है, उस तरह का एक जनरल ये क्वेश्चन है। और रंगीन बैग एक विषैला होता है, उसमें कई तरह के कलर मिलाए जाते हैं, और इसकी जगह कागज या कपड़े के बैग का उपयोग कर सकते हैं, जिससे अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखेंगे और कई बीमारियों से अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को, लोगों को बचा सकेंगे। ठीक है, तो ये सब एक तरह से हानिकारक या प्रदूषित, वातावरण को प्रदूषित करने वाले प्लास्टिक्स हैं ये। और इसका जो एक लक है जिसको बोलते हैं मोनोमर, वो है इथीन या एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ये कैसा बहुलक है, ये सम बहुलक है, ये बहुलक होना चाहिए, जैसा ये लिखा है ना, ये सम बहुलक है ये। इसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। ये इथीन आपस में जुड़ के हायर पॉलीथीन को बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसमें चलते हैं। इसमें अब आते हैं, ये भी देखो एक जनरल है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अच्छा प्रति अम्ल नहीं है, आसानी से इसमें H2CO3 अम्ल बन जाता है, और वो बहुत तेजी से उदासीनता, जो अम्लीय गुण है, एसिडिटी है जो, उसको कम नहीं कर पाता है। ये बनाता जरूर है पर एक ये दुर्बल अम्ल होता है ये। और अधिक अम्लीयता के उपचार के लिए धात्विक हाइड्रोक्साइड को उपयोग में लाया जाता है। जैसे एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, ये प्रबल होते हैं, ये दुर्बल होते हैं, ये अम्ल बनाता है जो कि एक दुर्बल है, तो ये आसानी से अम्लीयता को उदासीन नहीं कर पाता है। पर धात्विक जो हाइड्रोक्साइड है, तो उसमें लिख देंगे ये अधिक जल्द ही अपघटित होकर अम्लीय को उदासीन बताते हैं। कौन से, यहाँ धात्विक हाइड्रोक्साइड लिखना था, ये धात्विक हाइड्रोक्साइड। कारण कि ये अधिक जल्द ही अपघटित होकर अम्लीय जो अम्लीयता है को उदासीन कर देते हैं। और जंक फूड नहीं लेने वाले लोग किन मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को प्रदर्शित करते हैं, कि इसमें कैलोरीफिक वैल्यू कम है और हानि ज्यादा है। इस तरह से थोड़ा सा इसको बढ़ा चढ़ा के आपको ये लिखना है कि इसके जंक फूड के जो दुरुपयोग हैं,
उसको बताना है कि किस तरह से अपने शरीर के लिए हानिकारक है। जंक फूड शरीर के लिए बहुत ही हानि, क्योंकि इसमें कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती है, किसी तरह की अच्छी ऊर्जा या न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बता देना है। तो ये जनरल है एक। अब आते हैं अपन, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो इसमें फास्फोरस की आपको बताना है ऑक्सीकरण अवस्था। तो फास्फोरस कि यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बताया है। तो एक में जब आप लिखेंगे इसको पूरा और इसको एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो आएगा +3। Ca3P2 में Ca2+ होता है, और ये 2x लिया है इसके लिए फास्फोरस के लिए। तो जब वैल्यू निकालेंगे आप, ये आएगा -3। Na3PO4 में फास्फोरस की, ऑक्सीजन की -2 है, सोडियम की +1 है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5। तो ऐसा आपको समझा के यहाँ पे लिखना है। H3PO3 में 3, Ca3P2 में -3, और ये लास्ट Na3P4 में +5। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई घुमाव या ऐसा नहीं है, और बहुत 3 नंबर के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है। न्यूक्लियोसाइड में शुगर और नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस चार्ज होते हैं और शुगर होता है। और न्यूक्लियोटाइड में शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड को एक तरफ लिख दें, न्यूक्लियोसाइड को एक तरफ लिख दें, ये दोनों में कॉमन है, और सिर्फ इसमें फॉस्फेट जोड़ देना है। तो अतः दोनों में फॉस्फेट का अंतर होता है। अगर इसी में आपसे पूछा जाए आरएनए और डीएनए, आरएनए का न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, और डीएनए का न्यूक्लियोसाइड, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, तब फिर शुगर में भी अंतर आएगा और नाइट्रोजनस बेस में भी अंतर आएगा, वो आपको अच्छे से मालूम है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है कि आरएनए में बताना है कि डीएनए में बताना है। ओके, तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे ये लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सीधा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा। अब यहाँ पे 23 में दोषपूर्ण क्रिस्टल का परीक्षण किया, तो ये पाया कि देखो यहाँ पे ये बी बी बी, तो यहाँ से ए गायब है, मतलब धनात्मक गायब है। ठीक है, पर यहाँ पे ये धनात्मक गायब होके ये देखो यहाँ पे आ गया है, ये वेकेंट वाली जगह पे आ गया है, ये आ गया है वेकेंट वाली जगह पे। तो अब इसमें अपन को देखना है कि किस प्रकार का ये इसमें दोष है। तो इसमें फ्रैंकल दोष है, इसमें घनत्व में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि वो अपनी जगह से शिफ्ट होके और खाली जगह में चला जाता है। इसमें धनायन का आकार ऋणायन की अपेक्षा बहुत कम होता है या छोटा होता है। ऋणायन का आकार बड़ा होता है, धनायन का आकार छोटा होता है, इसलिए ये आसानी से जो खाली स्थान रहते हैं, वेकेंट स्पेस रहता है, वहां जाके सेट हो जाता है। और इसमें कोई भी एक उदाहरण देना है तो AgBr इसका एक उदाहरण है। तो ये भी सीधा सीधा हो गया, इसको समझा दिया है। अब यहाँ पे ये दूसरे में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है एक्चुअली। यहाँ पे देखो एक गायब किया है इसने बी नेगेटिव को, पर उसके साथ एक ए नेगेटिव और गायब होना था। अगर वैसा होता तो ये कौन सा दोष आ जाता, यहाँ पे देखो ये बी नेगेटिव अगर ये गायब हो जाता बाहर, तो इसके साथ कहीं भी एक ए नेगेटिव को भी बाहर करना था। अगर ऐसा होता कि दोनों को समान
नंबर इनके बाहर चले जाते, क्रिस्टल के अंदर नहीं आ सकते थे क्रिस्टलाइजेशन में, तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं अपन? शॉर्टकी दोष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अगर ये दोनों, इसको शॉर्टकी दोष बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, इसमें घनत्व कम हो जाता, घनत्व कम होता, पर इससे प्रिंटिंग ही इसमें गलत है एक्चुअली इस प्रश्न में। किस ध्रुव को किस प्रकार का आयनिक पदार्थ, और इसमें धनात्मक और ऋणात्मक का आकार जो होता है वो बराबर होता है। धन आयन और ऋण आयन का आकार समान होता है, तब ये दोष होता है, समान होता है। और इसका भी आप बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसमें AgBr एक ऐसा उदाहरण है जो दोनों में चलता है, तो आप उदाहरण इसमें दे सकते हो, इसमें भी AgBr का दे दो, या फिर दूसरे भी आप उदाहरण हैं ऐसे जो इसमें से आप दे सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है। पर ये इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग करेक्शन होना जरूरी था, तब ये वाला आंसर आप लिख सकते थे। ओके, चलें आगे। तो आप इसको नोट कर लेना। अब यहाँ पे निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करना है अपने को। तो इस अभिक्रिया को 1 2 3 4 5, 5 अभिक्रिया है। तो ये देखो C6 है, बेंजल्डिहाइड है, और यहाँ पे ये प्रोपेनल है, NaBH4। तो यहाँ पे C6H5CHOH, और यहाँ पे ये CH3CHO। तो ये एक प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे ये कौन सा, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो 1 2 3, तो 2 पे मैथिल ग्रुप है, 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और ये फिनाइल फेनिल ग्रुप है। तो 2 मैथिल, 3 हाइड्रोक्सी, 3 फिनाइल प्रोपेनल। ठीक है। तो ये इस तरह से ये कंपाउंड बन गया। इसके बाद नीचे देखें, ये कीटोनिक ग्रुप है, ये ईस्टर ग्रुप है। NaBH4 के साथ जो अभिक्रिया होती है, तो जो ये कीटोनिक ग्रुप है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप में चला जाता है। ये यहाँ पे ये अल्कोहलिक ग्रुप में आ गया, और ये एज इट इज रहता है ईस्टर ग्रुप। तो इसको कॉपी कर देना है यहाँ पे, और सिर्फ ये जो ग्रुप है यहाँ पे OH ले आना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, ये साइक्लोहेक्सेनॉल OH ग्रुप रखा है। तो यहाँ पे CrO3 करेंगे, तो ये जो OH ग्रुप है ये कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। CH2 ग्रुप है, यहाँ पे B2H6H2O2 या PCC, इनमें से या तो ये दो, या इसके बाद PCC करने से ये जो CH2 ग्रुप है ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। जो CH2 ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप में, साइक्लोहेक्सेनल, साइक्लोहेक्सेनल में ये चेंज हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नीचे ये ओजोन ZnH2O, तो यहां से ये ब्रेक हो जाएगा और ये कीटोन बन जाएंगे। तो साइक्लोहेक्सेनोन के दो अणु बनेंगे। ये इधर से ब्रेक हो जाता है ये, तो ये यहाँ पे दो इसके अणु बन जाते हैं, साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है। तो ये अभिक्रिया को ही पूरा करना है। अब ये तो सीधा सीधा नेम रिएक्शन आ गई है यहाँ पे। ये देखिए, ये नेम रिएक्शन है। रोजनमंड, कैनिजारो, हेलवोलार्ड, जेलेंस्की, क्लीमेंसेनअप्टेन, परकिंस विधि। रोजनमंड RCOCl अगर आप लिखते हैं PDBSO4, तो एल्डिहाइड बनता है, और R के साथ एक एग्जाम्पल देना जरूरी है।
आर की जगह अपन ने CH3 लिखा, और ये इथेनॉइल क्लोराइड रिडक्शन किया, ये लिखना जरूरी है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। तो ये एल्डिहाइड और HCl। कैनिजारो, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, सांद्र NaOH, तो एक मीथेनॉल और एक सोडियम मीथेनोएट। तो ये अल्कोहल बन गया, और ये क्या बन गया, अम्ल का लवण बन गया, सोडियम लवण। हेल वोलार्ट, तो जो अल्फा कार्बन है, इससे देखिए ये अल्फा कार्बन, तो इसका एक हाइड्रोजन हटेगा और इसकी जगह ये Cl आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। क्लेमेंशन, जिंक Hg और HCl की उपस्थिति में जो एल्डिहाइड है ये एल्केन बना देते हैं। तो RCH2CHO जो रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, RCH2CH3, तो ये एल्केन बन गया। पर्किन रिएक्शन को मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको। तो पर्किन रिएक्शन जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बनाया नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बेंजल्डिहाइड की जो अभिक्रिया है वो इथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ है। इथेनोइक एनहाइड्राइड, तो C6H5CHO प्लस इथेनोइक एनहाइड्राइड CH3CO, और ये किसकी उपस्थिति में होता है, ये CH3COONA और 453 केल्विन, H2O इसमें से निकलेगा, CH3COONA 453 केल्विन, क्या माइनस हो जाएगा इसमें से, H2O, ये निकल जाता है यहां से। तो इसको अब आप जोड़ दें, तो C6H5CH, और फिर पूरा इसको यहाँ पे जोड़ के लिख दें। ये हो गया C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया यहाँ से CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, देखो इसी तरह से जोड़ दिया, ये यहाँ से ये रिमूव हो गया। अब इसको बॉईल कर दें, तो फिर इसमें इसको बॉईल कर दें, तो अपघटन हो जाता है, और ये बनाता है सिनेमिक अम्ल बनाता है C6H5CH, और वो जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज रहेगा। तो ये यहां से यहां तक, अब ये देखो C6H5CH डबल बॉन्ड CH2COOH प्लस CH3COOH, ये जो है ये इसका नाम है सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल, तो ये आप नोट कर लेना। ये पर्किंस रिएक्शन यहाँ पे मैंने लिखी है, ये बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन है एनहाइड्राइड के साथ। इथेनोइक एनहाइड्राइड है, किसकी उपस्थिति में, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड एंड 453 केल्विन, माइनस H2O उधर हो गया, बॉइल हुआ, देन H2O बॉइल विथ वाटर, ये यहाँ पे, और इस तरह से ये सिनेमिक अम्ल और इथेनोइक अम्ल में बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, तो ये आ जाएगा पर्किंस रिएक्शन। निम्न को बताइए, संक्रमण धातु अधिक संख्या में संकुल यौगिक बनाती हैं, तो उसका तो एक स्मॉल साइज मेटल आयन का है,
और दूसरा एक इंपॉर्टेंट है रिक्त डी कक्षक। ये धातु आयन या परमाणु में होता है जिसमें लिगेंड एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ पे भी ये जिसमें लिगेंड एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रदान करता है। ठीक है, इसमें जो लिगेंड है वो रिक्त डी कक्षक उसके लिए प्रोवाइड करता है, उसको ये दिया जाता है। इसके बाद फिर नीचे संक्रमण धातु के निम्न ऑक्साइड क्षारीय होते हैं क्योंकि उनकी ऑक्सीकरण संख्या कम होती है, और अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती जाएंगी तो उनका अम्लीय गुण आता है। तो अधिक होने से उच्च ऑक्साइड अधिक में अधिक होती है और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या भी अधिक होती है, अतः वो तो संक्रमण धातु के निम्न ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। और इसमें देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, और उच्च ऑक्साइड उभयधर्मी या अम्लीय होते हैं। तो उनमें आपको आंसर देना है कि उच्च ऑक्साइड में जो ऑक्सीकरण संख्या है वो अधिक होती है और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या भी उसमें अधिक होती है। इसके बाद फिर नीचे है क्रोमियम 3 और क्रोमियम 2। तो प्रश्न क्या दिया गया है, क्रोमियम 3 और क्रोमियम 2 की तुलना में Mn3 और Mn2 युग्म के लिए E0 का मान उच्च धनात्मक होता है, कारण बताना है। तो यहाँ पे आपको इसकी स्टेबिलिटी या स्थायित्व देखना है। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ भी करेक्शन करना पड़ेगा, ये ऑर्गन है यहाँ पे होगा ऑर्गन और 3D3। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G3 ये होगा। यहाँ पे ऑर्गन लिखना चाहिए जैसे ये लिखा हुआ है, ये ठीक है, ऑर्गन 3D4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ज्यादा स्थायी है। अब यहाँ पे देखें Mn3 में तो 3D4 है, Mn2 में 3D5 है, ये ज्यादा स्थायी हो गया 3D5 इसके कंपैरिजन में। अतः Mn3 Mn2 युग्म के लिए E0 का मान उच्च धनात्मक या 1.57 होता है। तो आपको ये स्थायित्व दिखाना है। यहाँ पे क्रोमियम 3 ज्यादा स्थायी है तो इधर बदलने के लिए अस्थायी हो जाएगा, तो इसका मान कम है। और यहाँ पे ये अस्थायी है, इसको लिखेंगे अस्थायी, और ये होगा स्थायी, तो इसका मान अधिक होगा। जो स्थायी बनने लगेगा तो जो रिडक्शन पोटेंशियल, जो मानक विभव है, अपचयन विभव, उसका मान अधिक होता है। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे उससे, क्योंकि T2G3 ज्यादा स्थायी होता है इसकी अपेक्षा, और यहाँ पे D में 4 इलेक्ट्रॉन है और D में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, तो इसको ये नोट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं नीचे। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में समानता, दोनों में +3 ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण संख्या होती है। और भी अपन एक चीज क्या लिख सकते हैं इसमें, दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एलिमेंट है। ये भी एक समानता है। +3 कॉमन होती है दोनों में ऑक्सीकरण संख्या, और दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये समानता हो गई। असमानता क्या है कि एक रंगीन है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड रंगीन होते हैं, लेंथेनाइड रंगहीन होते हैं। तो कलरलेस, और ये हो गए। हाँ, समानता में संकुचन भी लिख सकते हैं आप, कि दोनों का जब परमाणु भार बढ़ता है तो दोनों के आकार
कम होते जाते हैं। दोनों में संकुचन होता है, ये समानता है। दोनों में संकुचन होता है। और एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव होते हैं, ये रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। तो कोई भी एक अंतर आपको इसमें से समझा देना है, एक समानता लिख देना है, ये या ये समानता लिख देना है और असमानता लिख देना है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप। पी ब्लॉक की तत्वों की तुलना में संक्रमण तत्वों की परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसके लिए आपको इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखना है कि इसमें जो s के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, एक तो वो इसकी ऑक्सीकरण संख्या है, और p में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो और इसके साथ प्लस करके। तो जो p ब्लॉक के एलिमेंट है, इसमें जो संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी ऊपर आधारित होती है। डी ब्लॉक में जो डी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें दो तरह की हो सकती हैं। एक जो पी की जो अभिक्रिया, पी के इलेक्ट्रॉन के पी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और दूसरा P प्लस S में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर। ये दो तरह के ऑक्सीकरण इसकी संख्या होती है। और यहाँ पे क्या होगा, D और S। तो D के जो इसमें जितने भी वेकेंट हैं उसके हिसाब से भी होती है कि इसमें जितने भरे हुए हैं और जितने खाली डी है उसके ऊपर ऑक्सीकरण संख्या आती है, क्योंकि इसमें क्या संकुल उप सहसंयोजी बंध बनते हैं। तो उप सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध के आधार पर, उप सहसंयोजी बंध के आधार पर भी ये ऑक्सीकरण संख्या बनती है। ठीक है, आगे चलें, इसको नोट कर लेना। और पहले ये लिखना जरूरी है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए आगे। Cu1+ आयन जलीय विलयन अस्थायी है। 1+, ये एवं C2 स्थायी होता है के कारण इसका निम्न होता है। यहाँ पे भी करेक्शन है, ये Cu2+ आयन और Cu इसके लिए E0 का मान अनुकूल है एवं Cu2+ स्थायी होता है, कारण कि इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी चेंज निम्न होता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी निम्न होता है। तीसरा है Cr2O7 2 नेगेटिव, क्षारीय माध्यम में CrO4 2 नेगेटिव पीला रंग बनाता है, जो कि इसमें कौन सा आयन आ जाता है, क्रोमेट आयन। ये डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट। और ये कौन सा आयन है, क्रोमेट। तो क्षार मिलाने से पीला रंग अब बन जाता है, और वो किसकी वजह से होता है, क्रोमेट आयन की वजह से होता है। ठीक है, अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है, तो ये नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। बी में अभिक्रियाओं को पूर्ण करें तो Cr2O7 2 नेगेटिव ये दिया हुआ है। SN4 तो SN2+ है, SN4+ में चेंज होता है Cr3+, 7H2O, Mn
8HMN2+, 4H2O, 5Fe3+, तो Fe2 Fe3 में जाता है, Mn Mn2+ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1 मिलियन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच 5 एम्पियर की धारा, ये देखिए। अब यहाँ पे ये फैराडे का फर्स्ट लॉ, क्यू क्यू मतलब IT और Z आ गया इक्विवेलेंट। तो Z का मान होता है एटॉमिक मास बटे वैलेंस फैक्टर गुणित 1/फैराडे। तो यहाँ पे इसका मान दिया होगा, ये देखो 58.9, तो ये यहाँ पे लिख दिया। ये एटॉमिक मास, इसका वैलेंस फैक्टर होता है निकल का 2, 1/96500, ये हो गया 5 एम्पियर। 30 मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया, तो ये इतना आ गया 2.74 ग्राम। ये यहाँ पे इसको हटाना है, ये जो G लिखा है ये यहाँ पे नहीं आएगा, इसको हटा देना है। और दूसरा ये है AgNO3 एक्वस, और Ag इलेक्ट्रोड के उसमें कैथोड पर सिल्वर मिलता है, एनोड पर सिल्वर आयन। और डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रखते हैं, तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे ऑक्सीजन गैस। तो सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ Ag धातु और Ag आयन, एनोड पे, कैथोड पे Ag धातु। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ अगर इसको जली विलयन को अपघटित करें तो कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर O2। और ये प्रश्न आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये अथवा, इसमें तो सीधा आपको नस्ट इक्वेशन, तो नस्ट इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए, उसमें मान रख देना है। तो नस्ट इक्वेशन क्या है? ईएमएफ, तो ये आ गया E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग, और इधर पे कैथोडिक आयन अपॉन एनोडिक आयन। तो यहाँ पे कौन कौन से आयन रखे हैं? जो माइनस वाला है, तो यहाँ Fe आयन आ जाएगा, Fe2, और यहाँ पे H आयन, और ये इसका स्क्वायर कर देना है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2H2, तो यहाँ पे 2 मोल बनेंगे, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन ये स्क्वायर में आ जाता है। फिर इसका मान रख देंगे, मान रखने के बाद सीधा सीधा सॉल्व कर देना है, तो ये आ जाएगा। तो पहले आपको ये लिखना है और फिर उसमें मान रखते जाना है। ठीक है, आवेश की मात्रा निकालना है, तो एल्यूमिनियम को न्यूट्रल करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आता है 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 मोल, तो 3 फैराडे। 3 फैराडे या 3 × 96500, और यहाँ पे 1 मोल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, तो 5 फैराडे या 5 × 96500। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है ये 7, और यहाँ पे 2, तो इसका जो डिफरेंस आता है वो 5 का। या फिर क्या करें, इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस करोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने फैराडे लिखना है, और एफ की जगह फिर ये लिख देना है। ये हो गया इसका आंसर। तो 3 फैराडे, 5 फैराडे विद्युत आवेश। तो इस तरह से ये अपन पूरा प्रश्न पत्र यहाँ पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व कर दिए, और आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ मेरी गलतियां हुई हैं, कहाँ मैं सुधार सकता हूँ अपने आप को, और प्रश्न को और किस तरह से कम समय में पूरा कर सकते हैं। ओके।
धन्यवाद। थैंक यू।